नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12th की आपकी जो हिस्ट्री का पेपर है उसके बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको प्री मॉडल पेपर में देने वाला हूँ आपको 100% इसमें से आपके जो क्वेश्चंस आपको फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और ये पेपर में पूरी तरीके से आपको सोल्व कराने वाला। दोस्तों पेपर बहुत ही टीम के द्वारा मेहनत करके बनाए गए, तो पेपर आपको अच्छे तरीके से सोल्व करना है। इसके सारे क्वेश्चंस आपको 2-3 बार अच्छे से सोल्व करने हैं। मैं 100% गारंटी देता हूँ जो बंदा इस पेपर को एक बार सोल्व कर लेगा उसके 60% बनने से कोई नहीं रोक सकता, अगर कुछ भी ना पड़े तो। ये मेरी गारंटी है। तो सीनियर सेकेंडरी 12th का है, आपके हिस्ट्री का पेपर है। बिल्कुल दोस्तों 100% इसमें से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो कुछ कहेंगे सर हमने ये पढ़ा था फिर भी हमारे इधर नहीं बने। फिर बात ये होती है ना कि आप एक तो पढ़ते हो और फिर बात ये होती है कि आपने इसको, मैं कह रहा हूँ 2 या 3 बार आपको कम से कम पढ़ना है। 2 या 3 बार वीडियो को अच्छे से देखें, फिर आपको समझ में आएगा सारे के सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता। दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको पेपर पैटर्न समझा। सेक्शन ए में आपके दोस्तों 12 क्वेश्चन आएंगे, वो भी सारे एक एक नंबर के। तो 12x1 यानी 12 नंबर का सेक्शन ए आप करने वाले हो। सेक्शन ए में सिर्फ इतने क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 12 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पेपर पैटर्न देख सकते हो दोस्तों, सिंधु नदी घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल पर दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। तो किस में दोस्तों दुर्ग वो दीवार से नहीं घिरा था दोस्तों? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर तोला। दोस्तों यहाँ पर मोहनजोदड़ो ही होगा शायद मेरे सबसे, बाकी कंफर्म का कहता था ना मुझे। अगला है दक्षिण में स्थित तमिलकम क्षेत्र में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं था दोस्तों? तो दोस्तों दक्षिण जो तमिलकम क्षेत्र थे दोस्तों कर्नाटक राज्य है वो शामिल नहीं था दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों आगे चलते हैं कि निम्न में से किस वंश के शासकों ने पश्चिमी भारत और दक्षिण के कुछ भागों पर शासन किया दोस्तों? इन्होंने किस किस ने किया था? तो एक तो दोस्तों पश्चिमी भारत और दक्षिण के कुछ भागों पर दोस्तों गुप्त वंश ने शासन किया था, ठीक है दोस्तों। फिर आगे थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है और बहुत ही चिश्ती सिलसिला अजमेर से ही है। निम्नलिखित में से किसने विजयनगर को विश्व के सबसे अच्छे संवर्ण वाले शहर के रूप में बताया है दोस्तों? किसने कहा है दोस्तों? डोमिंगो पेस ने कहा है, ठीक है। फिर है आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर निम्न में से किस यात्री का घर था दोस्तों? यहाँ पे बता रहा हूँ सारे के सारे जो बता रहा हूँ ना वो याद कर लेना। बर्नियर का तो है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। अल बिरूनी का तो आपको याद ही होगा। इब्न बतूता दोस्तों, ये तीनों यात्रियों के याद करने। अब जो रजाक समंदर में आया था। तो अल बिरूनी का दोस्तों रिहला किसका है आप मुझे कमेंट बताओगे? रिहला किसका है ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट दे रहा हूँ, रिहला जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि दोस्तों कब संपन्न हुई थी? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उसका दोस्तों आंसर होगा 1798 में दोस्तों संपन्न हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट 12th के हिसाब से। फिर ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी स्थापना 1857 में हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है आपके कि महात्मा गांधी का दांडी सत्याग्रह कब समाप्त हुआ दोस्तों? 6 अप्रैल 1930 को आपके जो है दांडी जो है समाप्त हुआ था, ठीक है। फिर दोस्तों अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गई। ये वाक्य दोस्तों किसने कहा था दोस्तों? ये वाक्य कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, देसी रियासतों के वो वाले जो एकीकरण हो रहा था उसके बारे में। 1604 में किस मुगल बादशाह ने तंबाकू को पहली बार देखा दोस्तों? आप दिमाग लगाइए, 1604 में मुगल सम्राट था कौन? पहले तो ये दिमाग लगाओ आप। तो 1600 अब अपने बताया 1605 तक तो क्या था? अकबर ही था। तो कौन राइट इसका आंसर होगा? अकबर राइट आंसर होगा दोस्तों। रोक किसने लगाई थी दोस्तों? रोक आपके लगाई थी जहांगीर ने इसकी खेती पर, ठीक है। जहांगीर ने इसकी खेती पर रोक लगा दी थी। इस्तमारी बंदोबस्त को लागू करने के समय बर्दवान का राजा कौन था दोस्तों? राजा मेहताब चंद थे। कौन थे? राजा मेहताब चंद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके 10 नंबर जो लेसन है उसमें से क्वेश्चन उठा हुआ है, ठीक है। दोस्तों पेपर को बनाने में बहुत ही मेहनत की गई है और आपको एकदम 100% रियल पेपर 2024 के अनुसार आपको मिल रहा है। तो आप मेहनत करके इस पेपर को सोल्व कीजिए। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा जहाँ पर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के सभी पेपर 100% मिलेंगे और आपको वार्षिक परीक्षा में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी मेरी तरफ से हो सकते हैं मैं आपको वहाँ पर देने वाला हूँ। तो आई थिंक आप उसको ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को। लिंक आपको नीचे फर्स्ट कमेंट में पिन की गई है और डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, ठीक है। अब उसको क्लिक करते हैं कि अब फिल इन द ब्लैंक्स। पांचवी रिपोर्ट कब आई थी? पांचवी रिपोर्ट दोस्तों जो है वो 1813 में आई थी। अगला क्वेश्चन है पांचवी रिपोर्ट्स ब्रिटिश सन में पेश की गई थी 1813 में
मनुस्मृति स्त्रियों के धन अर्जित करने के कितने तरीकों के बारे में बताती है? तो मनुस्मृति बताती है कम से कम पुरुषों के तो 7 और स्त्रियों के 6 तरीकों के बारे में बताती है। तो स्त्रियों कितनी हो गई? स्त्रियों के 6 तरीके आंसर हो जाएगा। फिर स्तूपों में हार्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। बहुत ही रेयर चांस है कोई स्टूडेंट इसका आंसर दे पाए। अगर कोई स्टूडेंट इसका चांस दे देगा तो मैं मानता हूँ वो स्टूडेंट पक्का टॉप करने वाला है इस बार। खालसा पंथ की दोस्तों जो नींव है, ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा डाली गई थी? तो 10वें गुरु थे सिखों के, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। उन्होंने 1699 में, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ना याद रखना, गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी खालसा पंथ की नींव। गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु लगाना जरूरी है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। मल्लाह जादाओं का शाब्दिक अर्थ क्या है? मल्लाह जादाओं का शाब्दिक अर्थ क्या है? कि आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। फिर प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? तो फ्रांसिस एक जो आदमी था जिसका नाम था मोंटेक्स्यू। क्या था? मोंटेक्स्यू जिसका नाम था, उसने विकसित किया था। फिर कौन से एक्ट द्वारा कार्यपालिका को विधायिका से पूरी तरह उत्तरदायी बना देगा दोस्तों? 1935 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है दोस्तों, 1935 का भारत शासन अधिनियम। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने इसका जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था झांसी में, लक्ष्मीबाई ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत किसने पेश की थी? और वो थे आपके दक्षिण के एक नेता थे, उनका नाम आपको बताना है। लेसन नंबर 14 में इसका आंसर दिया हुआ है, आप मुझे ढूंढ के बताओगे। अलवार स्त्री भगत को किस नाम से जानते थे दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अंडाल, ठीक है, अलवार को अंडाल। और एक दोस्तों नैनार जो संतति उसका नाम बहुत बड़ा है, वो आप मुझे लिखोगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। हमें सिंधु नदी घाटी सभ्यता में यज्ञ और वेदियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? कालीबंगा से प्राप्त हुई है यज्ञ और वेदियाँ। सांची के स्तूप के संरक्षण में दोस्तों सुल्तान जहाँ बेगम का एक योगदान लेके, सुल्तान जहाँ बेगम ने क्या किया, इसकी इसको धरोहर को पहचाना और अंग्रेजों को इसका प्लास्टर प्रतिरूप भेज, चलाकी से उसको पूरा को ले जाने नहीं दिया, प्लास्टर प्रतिरूप भेज दिया था, इसलिए उसको बचाने में बहुत संरक्षण दिया था और इसकी मरम्मत के लिए पैसा भी दिया था। आईन अकबरी दोस्तों क्या है? अकबर की आत्मकथा। उसमें दोस्तों आपको मंजिल आबादी को स्पष्ट करना है। मंजिल आबादी यानी जहाँ पे जो शाही घराना रहता था उससे मंजिल आबादी कहते थे। सिपाह सालाह आबादी किसे कहते थे? यहाँ पे सिपाहियों का रहने की जगह थी और गाँव में जो सिपाही रहते थे उसको सिपाह साल आबादी। और मंजिल आबादी यानी राजा की पत्नियाँ वगैरह, जो पारिवारिक जो लोग थे, सम्राट के जो पारिवारिक लोग थे, रिश्ते नाते वाले, उनको मंजिल आबादी में शामिल किया गया था। बारदोली में किसान आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1928 में हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि थी वो भी बारदोली किसान आंदोलन में महिलाओं ने दी थी। फिर दोस्तों दक्कन विद्रोह का कोई एक कारण लिखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्कन विद्रोह में क्या हुआ था कि जो ऋणदाता थे, और जो ऋणदाता के थे उनको मतलब ऋण से वो ग्रस्त हो गए थे, तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि वो ऋण से ग्रस्त हो गए थे, उनको ऋण पर बहुत ज़्यादा उनको ऋण की वो चुकाना दिया था, इसलिए, ठीक है। तो किसानों की ऋणग्रस्त जो है वो पूंजी, तो इसका एक कारण बना। और दक्कन है कहाँ पे? तो पूना यानी महाराष्ट्र में है, ठीक है। फिर अगला हजारा मंदिर को एक विशेषता लिखिए। तो क्या था कि हम्पी के राजा का ये निजी मंदिर था और सामुराई वैस जो श्रद्धालुओं के लिए एक प्रसिद्ध रहा था, मूर्ति नगर भी रहा था हजारा मंदिर, जो कि आपके 7th लेसन है, विजयनगर लेसन में से आया है क्वेश्चन, ठीक। कलिंग विजय किस शासक द्वारा की गई दोस्तों? अशोक के द्वारा की गई थी। अशोक दोस्तों किसका था? अशोक बिंदुसार का बेटा था और बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, तो अशोक भी एक मौर्य सम्राट था। फिर दोस्तों जैन धर्म के विस्तार को समझाइए। तो जैन धर्म का विस्तार किस प्रकार से हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं। महावीर स्वामी हैं, वो जैन धर्म के माने जाते हैं। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म से संबंधित थे। और आइन ए अकबरी की कोई 2 सीमाएं लिखी। एक तो सीमाएं क्या थी कि इसको अबुल फजल ने लिखा था, सरकारी आंकड़ों पर आधारित थी, तो ये जनता की वास्तविक, इसको महल में लिखा गया था, वास्तविक जनता से कुछ नहीं पूछा गया था। दूसरा इसका जो है एक समय ये थी कि इसमें एक राजा की सोच से देखा गया था, उस पर राजा का फुल कंट्रोल था, तो ये वास्तविक घटनाएं छुपाती है। गोत्र पद्धति को स्पष्ट कीजिए, यानी गोत्र क्या था? गोत्र क्या होता है? यानी जैसे कि एक जाति व्यवस्था, यानी पिता का गोत्र मान्य होगा और पत्नी जो लड़की है उसको अपने पति का गोत्र मानना होगा। पहले वो पापा का मानती थी, पर शादी के बाद उसको पति का मानना होगा।
1857 के विद्रोह के समय लोगों में चलने वाली कोई दो अफवाहों को स्पष्ट कीजिए। जैसे एक तो वो चपाती वाला हो गया, ठीक है, गाम गाम। एक तो आपकी ये हो गया कि चर्बी वाली कारतूसों में वो लगी है, ठीक है। तो ये दो तीन कहावतें आप लिख सकते हो। फिर अगला है महानवमी डिब्बा के बारे में आप क्या जानते हैं। महानवमी डिब्बा विजयनगर साम्राज्य वाले लेसन में से संबंधित है। ये महानवमी डिब्बा है क्या, थोड़ा सा बताता हूँ, समझ लो इसको। ये क्या था, हम्पी में था। ये एक मंच था और सुंदर जो है वो पत्थर पर बना हुआ सुंदर पत्थर का मंच था ये उदयगिरी। और यहाँ पे बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे। महानवमी का जो बड़ा कार्यक्रम होता था वो यहीं पे होता था। बहुत ऊंचा पत्थर का रंगीला मंच था। इस्लाम धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत बता रहा हूँ आपको, आप याद कर लेना। पहला तो है तौहीद न करना, ठीक है। दूसरा दोस्तों नमाज रोजाना अदा करना। तीसरा आपके जो कौन सा होगा, रोजा रखना। चौथा है ज़कात अदा करना, यानी दान करना अपनी आएगा, ज़कात अदा करना। और दोस्तों पांचवा जो है वो हज करना, यानी मक्का और मदीना की तीर्थ यात्रा करना। ये पांचों मुसलमानों की जो 5 प्रमुख सिद्धांत हो गए। फिर इब्न बतूता ने पान का वर्णन किस प्रकार किया। इब्न बतूता ने कहा एक ऐसा जिसकी पत्तियां खाते हैं, और उन्होंने कभी पान को जो है वो देखा नहीं था। तो उन्होंने अपने हिसाब से बहुत ही रोचक वर्णन जो है वो उन्होंने पान के पौधे का किया था। हालांकि मैं चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बट मुझसे नहीं बन रहा है, ठीक है। भाड़ा पत्र क्या होता था। भाड़ा पत्र जब ऋणदाता जब किसान को ऋण देते थे तो उसे किसान से किसान से एक लिखवा लेते थे कि भाई आपका इतना ये होने वाला है, तो उस पर ही उसको ऋण देते थे। उसको भाड़ा पत्र कहते थे, उसे बिल ऑफ फेयर कहते थे, ठीक है। राष्ट्र की भाषा के ऊपर भाषा समिति की रिपोर्ट क्या थी। भाषा समिति की रिपोर्ट थी कि एक तो आप हिंदी रखो, प्लस उसे अन्य किसी भी एक ऐच्छिक भाषा में, जो भी वो कानूनन काम करे या पढ़ाई करे, वो एक ऐच्छिक भाषा में उसका विषय रह सकता है। मगध जनपद की प्रसिद्धि के क्या कारण थे। तो मगध, ऐसी बात तो ये कि मगध पर 3-4 जो है वो लगातार बड़े बड़े राजवंशों का राज रह चुका था। सबसे बड़ा कारण ये था कि आप मान सकते हो मगध में बड़े बड़े राजवंश रह चुके थे, जैसे महापद्मानंद वाला, और उससे पहले भी 2-4 अजातशत्रु वाला, और वो तो मगध एक उसका सबसे बड़ा कारण हो गया। मुगल साम्राज्य, और एक नदियों के पास भी था। मुगल साम्राज्य में शादीशुदा महिलाओं की कमी थी। 2 कारण लिखी। सबसे बड़ी कमी ये थी कि एक तो मुगल सम्राट जो है वो वासनाओं से परिपूर्ण, मतलब अपने लिए रखेल स्त्रियां जो थी वो ज़्यादा रखते थे। दूसरी बात ये थी कि मुगल सम्राट अकबर की एक बात सामने थी कि अकबर किसी के सामने सर झुकाना जो है वो नहीं चाहता था। और अगर वो अपनी बेटी की शादी अगर किसी से करेगा तो फिर उसको उसके सामने सर झुकाना पड़ेगा। तो इसलिए उसने क्या किया था, इसलिए उसने अकबर ने अपनी बेटी में कभी शादी नहीं की थी, किसी भी राजपूत घराने में कहीं पे भी शादी वगैरह नहीं की थी। तो ये कमी थी। महायान, क्योंकि दासियाँ वगैरह ज़्यादा आती थी तो शादियों की बहुत कमी थी। महायान बुद्ध परंपरा को स्पष्ट कीजिए। महायान बुद्ध परंपरा क्या है। महायान बुद्ध परंपरा क्या है, बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानते हैं महायान लोग, और क्या करते हैं, और प्रार्थना में विश्वास करते हैं, ठीक है। प्रार्थना में विश्वास करते हैं। एक तो ये क्या करते हैं, प्रार्थना में विश्वास करते हैं, और बुद्ध को क्या है, ईश्वर मानते हैं। क्या मानते हैं, बुद्ध को ईश्वर मान लेते हैं ये लोग। अब खंड 6 की तरफ, सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। अवध में तालुकदारों की स्थिति फिरंगी राज के आने से बर्बाद हो गई। कथन को सिद्ध कीजिए। अवध में पहले किस प्रकार से तालुकदार थे, यानी बाद में किस तरीके से उनकी जो फिरंगी राज आने के बाद जो है उनकी कंडीशन जो है वो बहुत ही ख़राब हो गई, ठीक है। उसके बाद बताना है किस प्रकार से जो अंग्रेजों के आने के बाद ये कुछ हुआ। फिर बाबा गुरु नानक की मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। बाबा गुरु नानक देव जो है एकता के हिमायती थे, समाज के आडंबरों के जो विरुद्ध थे। ऐसी कुछ शिक्षाएं आपको लिखनी है। फिर साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल करते समय इतिहासकार किन पहलुओं पर विचार करते हैं। सबसे पहले कुछ पहलू हो सकते हैं जो कि मैं बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहला पहलू ये हो सकता है, अगर आप इतिहास लिख रहे हैं और आप साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप कंसीडर्ड कर रहे हैं हिस्टोरियल वाइज और साइंटिफिक जो है, तो उसमें किन किन वैज्ञानिक दृष्टिकोणों को शामिल करेंगे। तो क्या होगा कि सबसे पहले अगर मानो कि एक बुक है, साहित्यिक स्रोत मतलब बुक्स हो सकती है, कोई अभिलेख हो सकता है, इंस्क्रिप्शन हो सकता है, तो या फिर मैन्युस्क्रिप्टिंग यानी पांडुलिपि हो सकती है। अब आप मानो कि वो चीज़ें, सबसे पहले ये देखो कि वो चीज़ें क्या उसी अवस्था में प्राप्त हुई है, या फिर आप मानो कि एक मनुस्मृति में लोग मानते हैं कि कोई लिखा गया है, तो क्या मनुस्मृति उसी चीज़ में लिखी गई है। जैसे उसको अनुवाद करते करते कितनी जगह बदलाव हुआ है, उसको लिखते समय जो श्रुति लेखक थे, जो सुलेखक थे, उन्होंने कितना बदलाव कर दिया। तो साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले एक तो जो लेखक है वो जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है या फिर किसी के दबाव में वो लिखी गई है,
तो उन सभी को इस्तेमाल करना, उन पहलों पर विचार करना चाहिए। बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताएं आप सभी को बताया गया, बौद्ध धर्म की क्या क्या शिक्षाएं हैं। फिर आते हैं हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित मुहरें, लिपि तथा बाटों की विशेषता। हड़प्पाई मुहर जो है वो आयताकार थी और किस पत्थर से बनी थी? सबसे ये कार्नीलियर पत्थर से। ठीक है, लिपि कौन सी थी? लिपि किसने पढ़ी थी? जेम्स प्रिंसेप ने लिपि पढ़ी थी। लिपि थी कौन? ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियां वगैरह। ठीक है, बाट किस प्रकार से थे? मोहनजोदड़ो में दुर्ग की संरचना का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए और असहयोग आंदोलन प्रकाश डालिए। असहयोग आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन कौन सा था जिसमें सहयोग नहीं करना, और ये 1920 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1920 में चलाया गया था। इसमें बहुत आपको आप डीपली बाद में पढ़ोगे कि असहयोग आंदोलन क्या था। आपका लेसन नंबर 13 है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें सब कुछ डीपली दे रखा है। 1920 में क्या हुआ था? गांधी जी ने कहा था किसी का सहयोग नहीं करना है, और गांधी जी ने जो कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, उस कलकत्ता विशेष अधिवेशन में क्या हुआ था? ये असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था, और उसी दिन लाला लाजपत राय अरे उसकी बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। ये बातें ध्यान में रखनी है। फिर सीधी कीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, कि भारत छोड़ो आंदोलन में किस तरीके से जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया था बताना है आपको। फिर धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। मेरठ कहाँ पर है दोस्तों? ये बताना है। मेरठ आपके जो है यूपी में है शायद। और बीजापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। और फिर महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र में हो ही गया। वाराणसी जो है वो भी आपके यूपी में हो गया। आगे चलते हैं। आगरा दोस्तों आपकी आगरा यूपी में हो गया। तमिलनाडु तो आपके तमिलनाडु हो ही गया। कालीबंगन दोस्तों राजस्थान में हो गया। कानपुर जो है दोस्तों वो आपके यूपी में हो गया। फिर आपके बेलूर जो है वो कर्नाटक में हो गया शायद। ठीक है दोस्तों, आप दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें आपको। अब आपको किस सब्जेक्ट पर आपको चाहिए और आपको वीडियो कैसा लगा वो बताना, और आप चैनल को टेलीग्राम चैनल जो है वो उसको आप ज़रूर ज्वाइन करना, और प्ले चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब अब की बार बहुत ही कम हो गए दोस्तों, क्योंकि मैं खुद इसे गलती मानता हूँ, मैंने वीडियो बनाई नहीं आपके लिए। तो अभी दोस्तों आप लोग अपना सपोर्ट पूरा दिखाइए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।